अभी पहले हमने जो वीडियो मैंने शेयर किया था उसमें हमने सामाजिक अनुसंधान की परिभाषाओं पर पूरी विस्तार से उस पर मैंने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के महत्व पर कि क्या महत्वता है, क्या उसकी उपादेयता है, उसकी उपयोगिता है, विशेष तौर पर समाज के किस रूप में ये सामाजिक अनुसंधान जो हम विभिन्न विषयों पर करते हैं या विभिन्न समस्याओं पर करते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या महत्व है। अगर आप यहाँ पर देखें तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि सामाजिक जो शोध है और जैसी कि परिभाषाओं में हमने देखा भी है, ये मुख्य रूप से सामाजिक जीवन और उससे जुड़ी हुई घटनाओं को सही रूप में समझने का, जानने का प्रयास है। संभवतः आपको अभी ये लगता हो कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है। एक बहुत पुरानी फिल्म थी जिसमें लिखा गाना आया था कि सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। तो क्यों तो हम इसको समझें और क्यों इसको जानें और क्या ऐसी हमें ज़रूरत है। संभवतः आपको इस स्टूडेंट लाइफ में शायद इस तरह की चीज़ें आपको महसूस होती हों, लेकिन जैसे जैसे हम जीवन में आगे की ओर अग्रसर होते हैं, हमारा जीवन पथ और आगे बढ़ता है और कॉलेज से निकलने के बाद में जब हम सामाजिक और अन्य घटनाओं से और ज़्यादा जुड़ेंगे और ज़्यादा उसमें भाग लेंगे, तब हमें एक्चुअल मूल रूप में ये पता चलेगा कि सामाजिक घटनाओं को, सामाजिक जीवन को समझना कितना अनिवार्य है। दूसरी बात यह कि मानव शुरू से ही एक जिज्ञासु प्राणी रहा है और वो अपने चारों ओर घटने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार से जानना चाहता था। उसको ये पता करना अनिवार्य था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो शायद दूसरे जीवित ऐसा नहीं करते हों या उन्होंने शायद ऐसा कोई प्रयास नहीं किया हो, लेकिन मानव में ये जिज्ञासु प्रवृत्ति थी। वो ये चाहता था कि अगर कोई भी घटनाक्रम प्राकृतिक या किसी भी रूप में उसके आसपास घट रहा है तो क्यों घट रहा है, उसका कारण क्या है। मान लीजिए बारिश हो रही है तो उसने पता करने का प्रयास किया कि ये बारिश होती क्यों है। अगर मौसम बदल रहे हैं, ऋतुएं बदल रही है, तो उसको ये होता था कि ये ऋतुएं बदल क्यों रही हैं। और जैसे जैसे उसके पास जानकारी आती गई, जैसे जैसे उसके पास ज्ञान आता गया, वैसे वैसे वह और ज़्यादा जिज्ञासु होता रहा। और आप देखिए आज भी ये चीज़ें चल रही हैं। आज सुबह के अखबार में था, चाइना ने फिर एक मार्स मिशन में अपना रॉकेट छोड़ा है। यानी कि कहीं ना कहीं इंसान की ये जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है, ये हमेशा उसको उद्धृत करती है, उसको आगे बढ़ाती है कि वह आगे बढ़कर घटनाओं को समझे, उसको जाने, उसके पीछे छिपे हुए कारणों को समझे और उन घटनाओं पर सबसे बड़ा अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो इंसान का एक अपने आप में एक जिज्ञासु प्रवृत्ति जो है, ये उसको उद्धृत करती है, उसको बढ़ाती है, उसको आगे मोटिवेट करती है कि वह पता करे कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। और सामाजिक अनुसंधान इसी रूप में सामाजिक घटनाओं को सही रूप में समझने के लिए, सामाजिक घटनाएं क्यों घटित होती है, कैसे घटित होती हैं, जैसे कि हमने परिभाषाओं के आधार पर ये समझा है और कॉम्ट ने और सेंट साइमन ने और दूसरे विद्वानों ने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सामाजिक घटनाएं भी कोई आकस्मिक होने वाली घटनाएं नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे एक निश्चित क्रमबद्ध कोई नियम होता है, प्रणाली होती है, प्रोसेस होता है। तो उसको समझने का प्रयास जो है वो इंसान ने किया और यही जो है सामाजिक अनुसंधान भी करता है। अब हम इसके महत्व के विभिन्न बिंदुओं को देखें। सबसे पहला बिंदु आता है अज्ञानता का नाश करना। जैसा कि अभी मैंने कहा, हमारी नाजानकारी होना, हमारी अज्ञानता किसी भी विषय के संदर्भ में वह बहुत सी बातों को, बहुत सी समस्याओं को जन्म दे सकती है। लेकिन यदि हमें उसकी जानकारी है, उसके बारे में हमें नॉलेज है, हम उसके बारे में जानते हैं, तो फिर वो हमारे लिए सुविधा हो जा सकती है। जैसे मान लीजिए मैं इस पैटर्न की बात करूं, इस पद्धति की बात करूं, अध्ययन का जो नया पद्धति हम काम में ले रहे हैं। आज कोविड-19 के समय में हम लोग घर बैठे
व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर या अन्य चैनल के माध्यम से ये ई कंटेंट और ई वीडियोज़ के माध्यम से हम पढ़ाई कर रहे हैं। शुरुआत में मुझे इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसको अपलोड कैसे करना है, इसको क्या करना है, इस बारे में जानकारी नहीं थी। जब इसकी जानकारी नहीं थी तो इसका महत्व भी मुझे पता नहीं था। संभवतः इसका कुछ इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हो सकते हैं, इसकी कुछ कमियां भी हो सकती है इसमें, लेकिन इसके फ़ायदों की जानकारी नहीं थी, क्योंकि हर चीज़ में अगर कुछ कमी है तो कुछ उसके फ़ायदे भी हैं। और ये जब चीज़ें पता ही नहीं थी तो ये ज्ञानता थी। लेकिन आज जब हम इन चीज़ों को करना शुरू किए हैं तो हमें ये पता चला कि व्हाट्सएप केवल सुबह सुबह गुड मॉर्निंग और गुड नाइट और केवल फालतू के मैसेज करने के लिए ही नहीं है, बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम अपनी अध्ययन पद्धति को, अपनी अध्ययन प्रणाली को घर बैठे ही कर सकते हैं। और मैंने आपको कहा है, लेकिन आपके कोई प्रश्न हमारे पास में, मेरे पास में विशेष तौर पर अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन इन चीज़ों को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि आप वो प्रश्न करें और मैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगा। तो सामान्य बात यह है कि अज्ञानता अगर किसी चीज़ के बारे में है, ना जानकारी हमारी किसी चीज़ के बारे में, उस अज्ञानता का नाश करने यानी कि सामाजिक घटनाओं और उसकी समस्याओं की अज्ञानता जो लोगों के अंदर थी या समाज में रही और जिसकी वजह से समाज के संगठन में ये सामाजिक समस्याओं की कई प्रकार की हमारे सामने घटनाएं आती रही हैं, उनके प्रति हमारी नाजानकारी किस प्रकार से समाज के को विघटन के कगार पर ले जाती है, उस प्रकार की अज्ञानता का नाश करने में सामाजिक अनुसंधान का बड़ा महत्व है। दूसरा बिंदु वही इसी से जुड़ा हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति करना। जब अज्ञानता का नाश होगा यानी कि हमारी नाजानकारी जब हमारे खत्म होगी तो हमें नई जानकारी मिलेगी और इस नई जानकारी के माध्यम से हम अपनी उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया कोविड-19 का, इस महामारी में हम सोशल डिस्टेंसिंग रखनी अनिवार्य है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हो सके उतना कम प्रयोग करें, जहाँ तक हो सके अगर ज़रूरी काम नहीं हो तो घर से बाहर ना निकले। इस तरह की बहुत सी जानकारी हमें दी जाती रही है और हम दे रहे हैं, और एनएसएस प्रोग्राम के मुख्य अधिकारी के रूप में हम इसको बराबर मैं इसको करवा भी रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ा क्या है कि जैसे ही एक समस्या आई कि अब कैसे पढ़ाई की जाएगी, अब कैसे पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कॉलेज में तो रेगुलर क्लास हो नहीं सकती है, तो उसके स्थान पर हम क्या कर रहे हैं कि ये एक नई विधि काम में ले रहे हैं और इससे हमारे जानकारी में बढ़ोतरी हो रही है। सबसे बड़ा आराम क्या है, अगर आप इस चीज़ को सुन रहे हैं तो इस बात को आप सोचें कि इस माध्यम से न केवल आपको कॉपी में लिखने से आप बचे हैं, ये नोट्स आपके घर तक पहुंच गए हैं आपके पास में, और आगे वाली कुछ टॉपिक्स में तो मैं आपको पुस्तक की फ़ोटो के साथ में उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो किताबें भी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, किताब भी आपको ख़रीदने की आवश्यकता नहीं है। आपका सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा आपको अपने फ़ोन पर ही मिल जाएगा और उसका आपको उत्तर भी मिल जाएगा और आप बड़े आराम से उसको लिखकर या कैसे भी करके उसको याद कर सकते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई, अज्ञानता का नाश हुआ, एक नई जानकारी हमारे सामने आई और एक नए प्रकार से उसके कुछ फ़ायदे भी हमारे सामने आए हैं। तो इस रूप में सामाजिक अनुसंधान भी सामाजिक घटनाओं में, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया था कोविड-19 का और ये मोबाइल का, क्योंकि ये रिसेंट उदाहरण है, तो इस आधार पर हम इसको समझ सकते हैं कि कितना फ़ायदेमंद होता है सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में, उस अज्ञानता का नाश करने में सामाजिक अनुसंधान का क्या महत्व है। इसी रूप में तीसरा जो बिंदु आता है वो आता है वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक अध्ययन अपने आप में आप अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन करने के भी अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, पद्धतियाँ होती हैं। अध्ययन मतलब किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त करना, उसका घटना है उसके बारे में जानना, उसकी खोज करना। जैसे अभी वर्तमान में इसी कोविड-19 की अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, इसकी महामारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन की खोज पूरे दुनिया में चल रही है, लोग अध्ययन कर रहे हैं। वैसे ही सामान्य समय में और दूसरी समस्याओं, अब इन समस्याओं के समाधान की खोज चल रही है। जैसे मान लीजिए इस कोविड-19 में लोग घर में बैठे हैं, मान लीजिए झगड़े बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, या आत्महत्याओं की दर बढ़ रही है या क्या हो रहा है, निरंतर इस पर चिंतन चल रहा है कि कैसे इस स्ट्रेस को मिटाया जाए। अब तो खैर अनलॉक हो चुका है, लोग बाहर निकलते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत जब घर में 3 महीना इंसान बंद था तो कैसे उस पीरियड में अपनी मानसिक स्थिति को रखे, एकदम नियंत्रण में रखें, उन समस्याओं का कैसे समाधान करें, उनके ऊपर भी चर्चाएं चल रही थी। तो केवल ये अध्ययन जो है जब तक व्यवस्थित या वैज्ञानिक तरीके से नहीं होगा, वैज्ञानिक मतलब
एक ऐसा तरीका जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध पद्धति के माध्यम से किया जाए, न कि किसी ऐसे ही मन मर्जी के मुताबिक अपने हिसाब से कोई भी हम चीज़ कर लें और उसको एनालिसिस कर लें। वो वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है। हम इसके आगे टॉपिक्स में बात करेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, और बात क्या करेंगे। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा भी है कि विज्ञान जो है वो, स्टूडेंट ने लिखा भी है कि विज्ञान जो है वो किसी विषय की विषय वस्तु नहीं है, बल्कि वह एक अध्ययन पद्धति है जिसमें हम तथ्यों के अवलोकन, संकलन, अवलोकन, संकलन एवं उसकी क्या कहते हैं, वर्गीकरण, और अंत में उसका जो है विश्लेषण और निष्कर्ष। अगर इस तरह से हम किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कल उदाहरण, जैसे पहले वाले लेक्चर में उदाहरण दिया था कि डॉक्टर के पास में हम गए, उसने कहा ब्लड टेस्ट सैंपल टेस्ट करवा के आइए। हम जाते हैं, 2-4 बूंदे वहाँ खून की निकालते हैं, तो एक पहली बार तो ऑब्जर्वेशन हो गया, अवलोकन हो गया जो डॉक्टर के माध्यम से किया गया। फिर उसने तथ्यों का संकलन किया, यानी कि टेक्नीशियन ने ब्लड निकाला, उसका वर्गीकरण किया, उसका विश्लेषण किया और अंत में निष्कर्ष निकाल दिया। इसी प्रकार से सामाजिक घटनाओं का भी अवलोकन करना, उनके तथ्यों का संकलन करना, उनको वर्गीकृत करना, उनको व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हुए उसका निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण करना, ये अपने आप में सामाजिक जो अनुसंधान है, सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन है। तो ये अध्ययन अपने आप में सटीकता के साथ में हमें नई जानकारी देता है। ऐसी जानकारी नहीं है कि कुछ भी मनगढ़ंत कुछ भी लिख दिया। और समाजशास्त्र में हम जो भी पढ़ेंगे वो बिल्कुल वो लिखा हुआ जो है वो वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा या वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किए गए अध्ययन के माध्यम से ही बताया गया है। तो वैज्ञानिक अध्ययन हो गया तीसरा बिंदु। चौथा है भविष्यवाणी करने में सहायक। जब हम व्यवस्थित अध्ययन कर रहे हैं, क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम भविष्यवाणी करने में सहायक होंगे, क्योंकि उस रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर आपको बता सकता है कि आपके ये है और अब आप ये दवाएं लीजिए तो आप इसमें ठीक हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सारी चीज़ें हैं। इसी प्रकार से मौसम विभाग देखिए, सैटेलाइट छोड़ रखे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, वैज्ञानिक तरीके से डेटा एकत्रित करते हैं और बताते हैं कि भाई अब मौसम यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर ये हो सकता है। अभी लॉकडाउन पीरियड में ही बंगाल में, आसाम में, उस तरफ बड़े बड़े तूफान आए थे। तो बंगाल में जो तूफान आया, या आसाम के उड़ीसा में जो उधर जो तूफान आए, उन तूफानों का पूर्व सूचना ही पहले से ही दे दी गई थी कि ये ऐसा हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर पे। तो इस रूप में अगर हम देखें तो इन तूफानों का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे काम, ये पहले से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं? क्योंकि हमने वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया और उस आधार पर हम उन निष्कर्षों के आधार पर, उस विश्लेषण के आधार पर भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो भविष्यवाणी करने में है ये एक रूप में हमें बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। नेक्स्ट जो बिंदु है वह है समाज कल्याण, यानी कि केवल भविष्यवाणी करना या अध्ययन जानकारी प्राप्त करना ही उद्देश्य नहीं है। जैसे कि शुरुआती वैज्ञानिक कहते थे कि समाजशास्त्र का काम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना है, उसकी समस्याओं का समाधान करने का हम एक जरिया दे सकते हैं, लेकिन समाधान करने का काम हमारे पास नहीं है। लेकिन साथ ही साथ में हम उन सामाजिक समस्याओं की जानकारी देकर उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उनको कैसे हटाया जा सकता है, कम से कम इसकी जानकारी तो हम दे सकते हैं। और आजकल तो व्यवहारिक समाजशास्त्र पर, अप्लाइड सोशियोलॉजी को जो है उस पर बहुत ज़्यादा बात की जाती है। जो व्यवहारिक समाजशास्त्र है जिसमें उन समस्याओं के समाधान के लिए भी बात की जाती है, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए भी बात की जाती है कि उसमें वो कहाँ तक सहायता कर सकती है समाजशास्त्र। तो ये जो अपने आप में एक बहुत बड़ा समाज कल्याण का जो हमारा काम है ये भी इसमें हो जाता है। इसी आधार पर सामाजिक नियंत्रण में सहायक, क्योंकि ये सामाजिक समस्याएं समाज में अनियंत्रण की अवस्था उत्पन्न कर सकती हैं। तो जब सामाजिक समस्याएं समाज में अनियंत्रण की, क्योंकि लोगों की जब समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान अपने तरीके से करने लग जाएगा, और जब हर आदमी अपने हिसाब से काम करेगा तो यकीनन समाज में अनियंत्रण की अवस्था होगी, समाज में अव्यवस्था की स्थिति आ जाएगी। ये जो अनियंत्रण की अवस्था है, ये जो अव्यवस्था की
एक प्रक्रिया है, इसको रोकने का काम जो है वो भी सामाजिक अनुसंधान के कार्य के अंतर्गत आता है। ये भी उसका महत्व है, ये सीधा महत्व है, क्योंकि सामाजिक समस्याओं का हम अध्ययन कर क्यों रहे हैं? इसीलिए करें क्योंकि सामाजिक समस्याएं क्या, यानी कि जो लोगों की, समाज में रहने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा हो रही है, वही समस्या होती है। और समस्या है क्या? हम सामाजिक समस्या को किस रूप में परिभाषित करेंगे कि वो जो आम आदमी की, जो समाज में रहता है, व्यक्ति जो रहता है, उसकी जो दैनिक आवश्यकता है, उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति में अगर कहीं बाधा कोई चीज़ आ रही है तो वो हमारे लिए समस्या आ गई। तो ऐसी सामाजिक समस्या जो अधिकांश लोगों के लिए आ रही है समाज में, वो सामाजिक समस्याओं के रूप में आ गई। इनके समाधान का काम कौन करता है? सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है। उन सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में घटनाओं के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है, उनके कारण, पीछे छिपे कारणों को ढूंढा जाता है और फिर उन कारणों को हटाने के प्रयास किए जाते हैं। तो इस रूप में जब अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जब सामाजिक समस्याओं का समाधान होगा तो निश्चित तौर पर समाज में नियंत्रण भी स्थापित करने में वो सहायता करती हैं। इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं। 7वां बिंदु है सामाजिक विज्ञानों के विकास में सहायक। सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से न केवल सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उनकी भविष्यवाणी की जाती है, समाज में नियंत्रण स्थापित होता है, जन कल्याण होता है, बल्कि साथ ही साथ में सामाजिक विज्ञान का स्वयं का भी तो विकास हो रहा है, हमारी जानकारी भी तो बढ़ रही है। और जब जानकारी बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर हमारा जो विज्ञान है उसका और उत्तरोत्तर हमारी वृद्धि होती जाएगी, उसका और ज़्यादा विकास होता जाएगा और अंत में उसका आता है सैद्धांतिक महत्व। सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है उससे हमारे अध्ययन प्रणाली में ही विकास नहीं होता है, हमारे विज्ञानों का ही विकास नहीं होता है, बल्कि उसका अपना एक सैद्धांतिक तौर पर महत्व भी है। ये हमारी जानकारी को बढ़ाता है, नई नई अवधारणाओं को जन्म देता है, पुरानी अवधारणाओं की पुनः परीक्षा करता है कि कहीं वो पुरानी जो अवधारणाएं हैं, पुराना जो संचित ज्ञान है, वह कहीं वास्तव में तो पुराना नहीं हो गया है, उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, उसको कुछ और ज़्यादा सुधारने की आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों पर समय समय पर हमें अध्ययन भी करना पड़ेगा और जो सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से किया जा सकता है। बहुत साधारण सी बात है, आज से 50 साल पहले, आज से 60 साल पहले जो चीज़ें विद्यमान रही समाज में, क्या वो सामाजिक प्रणाली, क्या वो सामाजिक ताना बाना, क्या वो सामाजिक कार्य करने के तरीके आज भी उतने ही कारगर हैं क्या? उसको हमें सोचना पड़ेगा। अगर वो कारगर है उसका हम अध्ययन करें और लगे कि नहीं, अधिकांश लोगों को लग रहा है कि नहीं वो कारगर है, तब तो उसको लागू करें। और यदि ये लगे कि नहीं ये कारगर नहीं है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये इतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, इतना ज़्यादा उपयोगी नहीं है, ये समाज में कहीं ना कहीं एक रुकावट पैदा कर रहा है, समस्या पैदा कर रहा है, तो हमें उसे दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा। जैसे मैं जातिवाद की बात करता हूँ, जाति की बात करता हूँ, कास्ट सिस्टम की बात करता हूँ। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था के पतन के पश्चात ही, वर्ण की उत्पत्ति, वर्ण के उसके पतन के पश्चात ही जाति व्यवस्था का प्रादुर्भाव होता है। हम वर्ण व्यवस्था पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में। और इन जातियों ने भारत में कई रूपों में बहुत फायदा भी इस भारतीय समाज को दिया है, उसके बहुत से फायदे भी हुए। लेकिन समय समय पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इस जाति व्यवस्था के उन पुराने नियमों ने वर्तमान आधुनिक भारत के पांव में, विकास के पांव में बेड़ियां तो नहीं बांध दी है। वो जो अस्पृश्यता का, जो छुआछूत की जो भावना थी, जो जातीय आधार पर उच्चता एवं निम्नता की बात थी, क्या वो वास्तव में वर्तमान आधुनिक भारत के लिए सही है क्या? तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है? उसके जो उपाय किए गए आज से 70 साल पहले आज़ादी के समय में, जिन लोगों ने जो उपाय किए थे, चाहे वो आरक्षण के रूप में ले लीजिए या किसी अन्य रूप में ले लीजिए, समय समय पर उसके ऊपर भी हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं हम फिर से उसी व्यवस्था पर तो नहीं जा रहे जहाँ पर कुछ लोगों को जातिगत आधार पर
विशेषाधिकार दिए गए थे और कुछ लोगों को जातिगत आधार पर निर्योग्य घोषित किया गया था। वर्तमान समय में फर्क क्या आया है? वर्तमान समय में फर्क यह आया है कि कुछ वो जो जातियां जिनको पहले विशेषाधिकार दिए गए थे उनको वर्तमान में निर्योग्य घोषित कर दिया, और उस वक्त जिनको निर्योग्य घोषित किया गया था उनको विशेषाधिकार दे दिए गए। तो क्या हम फिर से उसी पैटर्न पे नहीं चल रहे हैं क्या? वर्तमान में काफ़ी लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं, इसके ऊपर सोचते हैं। हमें भी ये देखना पड़ेगा, और केवल जाति इस बात ही नहीं, और भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, समस्याएं हैं जिनको समय समय पर हमें देखना पड़ेगा, उन अवधारणाओं को समझना पड़ेगा। तो इस रूप में अगर हम देखें तो हमारा इसका सैद्धांतिक महत्व भी है। मैं ये समझता हूँ कि मैंने बहुत विस्तार से आप लोगों को आज ये इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया है, सामाजिक अनुसंधान के महत्व को समझाने का प्रयास किया है। बिंदुओं के साथ में जितने विस्तार से मैंने आपको ये बातें कही हैं, रिकॉर्डेड है, बिल्कुल आपके पास में आप उपलब्ध हैं, आपके फ़ोन में उपलब्ध है। आप इसकी 2-4 लाइनें भी हर बिंदु के साथ में लिख दें तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बेहतरीन उत्तर जो है बन सकता है, और आप परीक्षा के में बेहतर नंबर ला सकते हैं। इस सारे लेक्चर के बारे में आप इसको ध्यान से सुने, इसको पढ़ें, और इसके ऊपर यदि कोई संदेह हो तो मुझे भेजें। आपके फीडबैक का मैं इंतज़ार करूँगा।